हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैट्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में, और इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन सब से कैसे रिलेटेड है, इन पीडीएफ से कैसे रिलेटेड है, पीएमएफ से कैसे रिलेटेड है। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बात किया था कि अब हम लोग समझेंगे ये भी कि कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ पीडीएफ, फॉर अ पीएमएफ हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी। तो चलिए एक डिटेल एग्जांपल में समझते हैं और रिलेशनशिप भी समझते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीएमएफ एंड सीडीएफ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीडी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड सीडीएफ। अगर मैं पहले पॉइंट में लूँ बात अबाउट अ पीएमएफ फंक्शन, पहले बात तो आपको याद है पीएमएफ फंक्शन किसके लिए बनता है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए बनता है, राइट। तो आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो आपको अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो हम लोग स्पेसिफिकली पीएमएफ यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू रोलिंग अ डायस, ठीक है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रोलिंग अ डायस। आप रोलिंग अ डायस नहीं लेना है तो आप हेड्स एंड टेल्स भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां भी कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है। मैं वो उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं, रोलिंग अ डायस। अब रोलिंग अ डायस में हमारी जो आउटकम्स है वो 1 2 3 4 5 6 है। आपको पता है ये सारे प्रोबेबिलिटीज इक्वल होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज नथिंग बट 1/6, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज नथिंग बट 1/6, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज ऑल्सो 1/6, ठीक है। तो अगर कभी भी हमारे पास ऐसे टाइप के वैल्यूज होते हैं, ऐसे टाइप के डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिकली क्या करते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे मिटा ही देता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ first your x random variable and the second one is something called as probabilities, ठीक है। अब obviously जब मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो इसके probabilities कैसे बनेंगे। obviously इसका जो probability आएगा 1/6 है, क्योंकि ये fair dice लिया हूँ मैंने, ठीक है। तो पहला बिल्डिंग जो होगा मेरा इसके इक्वल होगा, सेकेंड बिल्डिंग जो होगा इसके इक्वल होगा, थर्ड बिल्डिंग जो होगा इसके इक्वल होगा, फोर्थ बिल्डिंग होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। और जब भी मैं बात करूँ फिफ्थ बिल्डिंग या सिक्स्थ बिल्डिंग के बारे में, तो प्रॉब्लम मैं इसको इस तरीके से, जगह तो बचा नहीं, चलिए फिर से मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सिंपल करने के लिए ना इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। लेट्स से कि ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। और जो ये वैल्यू है हमारा ये 1/6 है, मैं 1/6 ले लेता हूँ, ठीक है, 1/6। ऐसे ही यहाँ पे मैं 2/6 ले लूँगा, ऐसे ही 3/6, 4/6, 5/6, ऐसे ही एक और प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं 6/6। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जब हम समेशन करेंगे तो कितना हो सकता है, 6/6, है ना। तो यहाँ पे 6/6 ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो गया। अभी फिलवक्त के लिए सिंस ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने फेयर डाइस लिया, तो सबका प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं इसका रिलेशन विद सीडीएफ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का भी सीडीएफ बनता है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का भी सीडीएफ बनता है, वो है क्यूमुलेटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं इसका डिफाइन करूं तो प्रोबेबली आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूं। तो यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं CDF, ठीक है। लेट्स से ये मेरा 1 है, ठीक है, ये 1 है और ये स्पेसिफिकली 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब इस सिनेरियो में जब भी मैं क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन बोलूं, क्यूमुलेटिव मतलब जो ये y एक्सिस में है वो स्पेसिफिकली हमारा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होगा। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव मतलब क्या है, कंबाइन करिए, प्रीवियस वैल्यूज को भी कंबाइन करते जाइए। तो पहला यहाँ पे आएगा 1/6, उसके बाद लेट्स से ये आता है 2/6, ये आता है उसके बाद 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। तो आपका वैल्यू क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हो या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हो, हमेशा वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव के केस में कैसे हमारे डायग्राम्स बनते हैं, देखिए ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का ऐसा आ गया 1/6 है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन इक्वल टू 2, तब क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन कर देंगे। क्यूमुलेटिव से ऐसे ही होता है, राइट।
कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, 2/6 होगा। इस सिनेरियो में हम लोग बेसिकली देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो लेस देन और इक्वल टू 2 अगर मैं कैलकुलेट करूं, लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहां पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 आएगा। ये नथिंग बट ये हमारा CDF हो गया फॉर x इज इक्वल टू 2, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं यहां पे निकाल देता हूं। तो यूजुअली जब हम ऐसे सिनेरियो को सॉल्व करते हैं तो हमको CDF देखना पड़ता है। अब इस सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इट इज नथिंग बट 1/6 प्लस 1/6 विच इज नथिंग बट 2/6। तो क्या हमारा 2/6 यहां आ रहा है आउटपुट, तो डेफिनेटली आ रहा है। सिमिलरली व्हेन माय x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो आप देखिएगा ऐसे ही कैलकुलेशन करिए तो 3/6 आएगा, ऐसे ही बाद में 4/6 आएगा। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि हम लोग क्यूमुलेटिवली इसको ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली इट विल बी 6/6। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा इनिशियल PMF फंक्शन था, राइट। इस डिस्ट्रीब्यूशन को जहां पे हमारा इक्वल प्रोबेबिलिटी आता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहां पे प्रोबेबिलिटी इक्वल था PMF के केस में, जो ये PMF ड्रॉ हुआ है इसके केस में, और इसका रिलेशन में CDF देखेंगे तो ये क्यूमुलेटिवली ऐड होते जा रहा है, उसके चलते इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंशिएटर है विद रिस्पेक्ट टू PMF एंड CDF। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये PMF बनता है बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्मूलाज बनता है। वो फॉर्मूला जब हम उस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे, लेट्स से कि एक डेटा है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पे यूनिफॉर्म में क्या होता है कि सारा प्रोबेबिलिटी इक्वल रहता है, तो इसी रीजन से ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिफाइन हुआ है। ठीक है, और क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं हम लोग, समेशन करते जाते हैं। तो समेशन करते करते हम लोगों को प्रॉब्ली एट द एंड ऑफ द डे एंटायर समेशन अगर मैं फाइंड आउट करने जाऊं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि मैं सब कुछ ऐड करते जाऊंगा। ठीक है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते जाऊंगा एंड फाइनली विल बी गेटिंग 6/6, दैट इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो ये एक आइडिया आपको मिल गया अबाउट PMF फंक्शन, और इसका ऐसे ही हम लोग दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, वहां पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो भी हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। अब चलिए आते हैं एक और वाले पॉइंट में जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि वही मेरा सेकंड पॉइंट है, और इसका रिलेशन हम लोग देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू CDF। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस जो PMF है, राइट, ये डिफरेंट फॉर्मूला से ये प्रोबेबिलिटी डिराइव होता है। हम लोग वो फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे जब उस स्पेसिफिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हम लोग स्पेसिफिकली लिखते हैं अबाउट PDF। ठीक है, अब PDF में क्या होता है, पहली बात तो आपको हमेशा याद रखना है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इट स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इसका कोई एग्जांपल ले हम लोग, तो कैसा टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ये स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब हम लोग समझेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी कैसा डिफाइन होता है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आएगा, यहां पे अपना x रैंडम वेरिएबल आएगा। लेट्स से कि ये मेरा ऐसा कर्व बन रहा है, और जो मेरा मीन है 165 हाइट है, लेट्स कंसिडर x इज अ हाइट। ठीक है, और ये मेरा सेंट्रल रीजन। ठीक है, और इसके हिसाब से मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मैं यहां पर स्पेसिफिकली डेंसिटी बोलूंगा। ठीक है, यहाँ लेट्स से कि मेरा आता है 0.2, यहाँ आता है 0.4, यहाँ आता है 0.5, और मैं इसको 0.2, 0.4, 0.5 निकल पर ले 0.3 भी लिख देता हूँ। सो यहाँ आता है मेरा 0.3, यहाँ आता है मेरा 0.4, यहाँ आता है 0.5, यहाँ आता है 0.6। ठीक है, कुछ ऐसे है समझिए। ठीक है, और अगर और इसको अच्छे से लिखना है मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, लेट्स से 0.1 से, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या, और हम लोग ये डिराइव भी करेंगे, ये स्पेसिफिक चीज़ डिराइव भी करेंगे। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट देखना है, जब हम 165 देख रहे हैं, ये टिप रीजन है, राइट। तो अगर मैं टिप रीजन को यहाँ पर प्रॉब्ली करूँ तो यहाँ मेरा आ रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 165, तो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 165 इज इक्वल टू 0.4, यही हम लोग डिराइव कर पा रहे हैं। बट क्या हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है बोल के, नहीं, बट ये डिफरेंट, ये बेसिकली बोलता क्या है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज बोलता क्या है वो हम लोग समझने वाले हैं। अभी के लिए मैं ये निकाल देता हूं गाइस, ये नहीं है,
ये डिटरमाइन नहीं कर रहा है कि आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 165 इज 0.4, ऐसा नहीं डिटरमाइन कर रहा है। ये वैल्यू डिराइव होता है, मैंने पहले भी बोला था, ग्रेडियंट के थ्रू, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज समझते हैं। ऑब्वियसली ये रीजन सिमेट्रिकल है टू दिस रीजन, राइट। तो यहां पे जितना आपका एरिया है, यहां पे जो जितना आपका एरिया है, ठीक है, पहले ये निकाल देता हूं, यहां पे जो जितना आपका एरिया है वो सेम एरिया होगा व्हेन कंपेयर्ड टू दिस, ठीक है। मैं ये एक एग्जांपल ऑफ पीडीएफ बता रहा हूं आपको, ठीक है। और इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन डिटेली बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट स्लो बाय स्लो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज का अगर मैं क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन बनाऊं, तो आप ये देखिएगा जो आपके एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है वो एक्स होगा, डेफिनेटली एक्स होगा, और जो वाई एक्सिस में होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में पहले भी बोला हूं किस शेप में बनेगा, कुछ ऐसे एक्स शेप में बनेगा, ठीक है, एस शेप में। यहां आपका वैल्यू ऑलवेज रेंजिंग बिटवीन 0 to 1 रहेगा। क्यों 0 to 1? क्योंकि जब मैं समेशन ऑफ करता हूं ये एरिया अंडर द कर्व 1 रहेगा, राइट। सारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस सारा एरिया का मिलाऊंगा तो 1 रहेगा, नहीं तो फ्रैक्शन वाइज आता है हमारे पास। अब लेट्स से 165, मेरे को पता है कि इट इज, ये लेफ्ट साइड ऑफ 165 50% है, या राइट साइड ऑफ 165 50% है। तो इस पॉइंट में 165 कहां डिटरमाइन होता है? 165 समवेयर यहां आता है, देखिए। तो जब मैं इसको ऐसे लिखूं और यहां पे प्लॉट करूं तो ये 0.5 आ रहा है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये रहा व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व इन दिस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिलो 165, तो ये एरिया आपको स्पेसिफाई कर रहा है थ्रू दिस क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ये आप क्लियरली समझ लीजिए। अब आगे का एरिया जैसे हम लोग सम अप करते जाएंगे, देखिए इतना जो एरिया, अगर लेट्स से मेरे पास यहां कुछ वैल्यू है 180, तो मैं देखूं कितना एरिया है इसके अंदर, तो हो सकता है 0.1 हो सकता है या 0.2 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर मैं यहां पे बात करूं 161 लेट्स से दिस इज नथिंग बट 150, तो ये एरिया कितना है, एरिया अंडर दिस का, तो प्रॉब्ली मेरे को यहां से कैसा मिलेगा, यहां पर प्रॉब्ली मेरा 150 आएगा, और लेट्स से कि मैंने इसको यहां पे प्लॉट कर दिया तो ये मेरा 1.25 या 0.20 जो भी आएगा, तो 20% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंट इन दिस एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो ऐसे ही जब क्यूमुलेटिवली में हम समेशन करते जाते हैं तो आपको वो समेशन वैल्यू मिलते जाएगा, आपको जो ये एरिया अंडर द कर्व है वो स्पेसिफिकली मिलते जाएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वैल्यूज क्या है और कैसे डिराइव हो रहा है। मैंने पहले ही बोला था, लेट्स से कि मेरे को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहां पे कैलकुलेट करना है 165 का, 165 का हमको 0.4 आया। तो लेट्स से इसको कैलकुलेट कैसे होता है, हम लोग सबसे नियरेस्ट पॉइंट लेंगे, एक नियरेस्ट पॉइंट, लेट्स से मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा 166, ठीक है, और इसके नीचे वाला एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहां पे 164, ठीक है। अब इसका हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप कैलकुलेट करना लीनियर अलजेब्रा में मतलब उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करे जैसा है, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं समझना है इसके लिए, मतलब आपको डेरिवेटिव स्क्रैच से नहीं पकड़ना है, बट डेरिवेटिव क्या बोलता है, स्लोप कितना है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक रीजन का हम लोग को ग्रेडियंट ढूंढना है, ग्रेडियंट मतलब कितना राइज हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स से इसका स्लोप है हमारा कुछ मिलता है 0.58 और इसका स्लोप है 0.44, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ है, नहीं तो मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, लेट्स से कि इसका स्लोप है मेरा 0.50 और ये वाला जो नियरेस्ट पॉइंट था यहां पे वाला सेंटीमीटर्स का 166 है, ये 164 है, ओके। अब हम लोगों को मेन चीज जो ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, ये स्पेसिफिक ग्रेडियंट मतलब कितना राइज हो रहा है विद द मूवमेंट ऑफ एक्स, हाउ मच इज द मूवमेंट ऑफ वाई, ठीक है। ये हम लोग स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब इसको ढूंढने के लिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जहां पे हम लोग स्लोप को सबट्रैक्ट करते हैं, कितना स्लोप में चेंज हुआ है और कितना वैल्यू में चेंज हुआ है। तो यहां पे 166 माइनस 164, जब हम ये करेंगे तो क्या आता है आउटपुट 0.08 डिवाइडेड बाई 2, तो विच इज नथिंग बट 0.04। यहां पे मैं जब आउटपुट देख रहा हूं 0.04 है, तो ये 165 विथ रिस्पेक्ट टू यहां पे मैंने 0.4 लिखा है, मैं लेट्स से कि मैंने ये प्रोबेबिलिटी को चेंज कर देता हूं, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा जीरो डाल देता हूं जस्ट फॉर योर कंफर्टेबिलिटी, नहीं तो इसका ये जो ग्राफ है ना ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा 0.01 है, ये मेरा 0.02 है, ये मेरा 0.03 है, ये मेरा 0.04 है। तो ये पॉइंट जो बता रहा है राइट 165 का, और ये पॉइंट जो वाई एक्सिस में बता रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस क्यूमुलेटिव कर्व, है ना, ग्रेडियंट कितना है, ठीक है। और ये रीजन ही मैक्स क्यों है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा ग्रेडियंट है, यहीं सबसे ज्यादा स्टीपनेस है,
ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो ग्रेडियंट हम लोग उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे जो भी पॉइंट मैं प्रॉब्ली ये 150 से कैलकुलेट करूं, ठीक है, 150 से यहां पर आया था, तो मैं यहां का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहां पे दिखा रहा है, ये दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हमारा यहां पर दिखा रहा है, इट इज नथिंग बट इट इज द ग्रेडियंट ऑफ द क्यूमुलेटिव कर्व। ग्रेडियंट ऑफ द क्यूमुलेटिव कर्व, ग्रेडियंट मतलब कितना बड़ा स्लोप है आपका, कितना मूवमेंट है स्लोप में, तो यहां पे आपका आता है क्यूमुलेटिव कर्व। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। ठीक है, जैसे आपका क्यूमुलेटिव कर्व हाई होते जाएगा, जहां अब यहां पर ज्यादा स्टीप है, सबसे ज्यादा स्टीपनेस यहां है, इसलिए हाइट यहां सबसे ज्यादा है। आप यहां पर देख सकते हैं इसका स्टीपनेस कम है, इसका ग्रेडियंट कम है, तो वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, बट यहां सबसे मैक्सिमम है, उसके बाद क्या होगा, फिर से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेडियंट भी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक आइडिया समझ में आ रहा हो कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो बोल रहा है, राइट, वो क्या है। इट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ दिस क्यूमुलेटिव कर्व एट एनी पॉइंट। अगर समझिए मेरे को 180 का मेरे को ग्रेडियंट ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, लेट्स से दिस पॉइंट इज फॉलिंग ओवर हियर, मैं क्या करूंगा, सबसे नियरेस्ट पॉइंट, इससे पहले वाला, उसके बाद वाला, और मैं ये पॉइंट से स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसका स्लोप क्या है वो कैलकुलेट करूंगा। लेट्स से कि वो फॉल होता है समवेयर अराउंड 180, इधर आता है, तो समवेयर अराउंड यहां पे फॉलो करता है, विच इज नथिंग बट 0.02। तो इसका जो ग्रेडियंट मिलेगा मेरे को, इसको बेसिकली मिलेगा 0.02। तो गाइस, सो यहां पर जो आप स्टीपनेस देख रहे हैं ना, वो कम है, उसी के चलते आपको बहुत ही छोटा वैल्यू आ रहा है, दैट इज 0.02, राइट, और उसी के चलते यहां भी आपको 0.02 आ रहा है। ठीक है, तो जहां पे स्टीपनेस हाई होता है तो ये डेफिनेटली वैल्यू थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उसलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आप प्रॉब्लम यहां पे देख पाइएगा, बट आप एट द एंड ऑफ द डे जब क्यूमुलेटिव का सारा सम करिएगा, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 1। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मास फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, क्योंकि हम लोगों को अब डिस्कशन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्या क्या फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है पीएमएफ फंक्शन बनाने के लिए, और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसा बनता है वो हम लोग देखेंगे। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।